साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। पहला ये कि कानून पर हावी वो समाज जो सामंती व्यवस्था में अपने कुकर्मों को दीनहीन, असहाय, बेबस और लाचार समाज के लोगों पर थोप कर उसका हर तरह से शोषण करता है। दूसरा ये कि शोषण करने वाले भेड़ियों के रसूख और अत्याचार के डर से कानून भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जिसमें दुनिया की महान वीरांगना फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। कोई आम राय बनाने से पहले आइए उस फूलन देवी के जीवन के पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दीन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए क्योंकि उस गरीब के घर बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। अपनी किस्मत को कोसते हुए देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा था फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास होगा कि पूरे देश में हड़कंप मचा कर रख देगा। अपने माता पिता के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह दब्बू, डरपोक और शांत नहीं थी। वो एकदम अलग थी, इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई में वह किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च नहीं चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ ज़मीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे मायादीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की ज़मीन को भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि ज़मीन के लिए चाचा से बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि फूलन हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन उस वक्त अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठती है। इस पर उन्हें अपनों का भी गुस्सा झेलना पड़ गया था, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन के इस उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम मोड़ कर रख दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका खूब विरोध किया, फिर अपनी किस्मत मानकर उसे स्वीकार करना पड़ा। फूलन के पिता ने उनके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए झोंक दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति व्यवहार बर्बरता का था। जोर जबरदस्ती और हैवानियत जैसे सुलूक को अपने ऊपर छोटी उम्र की बच्ची कैसे सहन कर सकती थी। जल्द ही ये सब फूलन के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसके अपने लोग उसकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहां जेल में भी उसे सरकारी भेड़ियों द्वारा शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला। वो सभी उसे और अधिक प्रताड़ित करने लगे थे। फिर क्या था, उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थिति से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो कई साल से इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले भी भुगत चुकी थी, सो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया था। बताया जाता है कि फूलन 20 साल की उम्र में अपने एक
रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क के किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने ऐलान भी कर दिया था कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थिति नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया था। यह बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वो लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने उसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच उनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आए। वहां फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया था। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहां मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोच डाला था। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली तो छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचा कर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा कर गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बन गई। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने के बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। वहां एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उसके पुराने गिरोह के डाकू भी थे। सबसे पहले फूलन ने कान पकड़कर उठक बैठक कराया, उसके बाद एक साथ सभी को गोलियों से भून दिया। उस घटना के चश्मदीद व उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित रहे चंदर सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़ा होने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदर सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम बन गया था। कुछ सालों तक यह चलता रहा, फिर किसी तरह से वो आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थीं। वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन बनी है, इसलिए अपनी शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तों को मान लिया। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया था। बताया जाता है कि जिस वक्त फूलन ने आत्मसमर्पण किया था उस वक्त पूरी दुनिया के लोगों की नजरें उस फूलन पर थी जिसने अपनी जिंदगी में कई ऐसी मौतों का सामना किया था जिसे सहन करने की क्षमता एकलौती फूलन देवी में ही था, जिसे लोग रणचंडी तो दुर्गा पता नहीं किस किस नामों से पुकारने लगे थे। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में फूलन की जिंदगी में नया सवेरा लेकर एक शख्स की एंट्री होती है जिसका इतिहास भारत के सामाजिक और राजनीतिक पटल पर इतना विचित्र बताया जाता है
उस शख्स ने कभी भी किसी पर हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया, कभी भी पीड़ित को खुलकर समर्थन करने के पीछे अपना नफा और नुकसान नहीं देखा। वो शख्स थे उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री धरती पुत्र नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव, जिनकी सरकार ने फूलन देवी पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बना लिया था। यही नहीं, 1994 में फूलन को रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद नेताजी के दिए गए नए जीवन में फूलन ने अब दुनिया की खुली हवा में सांस ली। साथ ही हिंदू धर्म के ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता और मनुवादी प्रताड़ना से बेहद पीड़ित फूलन ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर सामाजिक न्याय के आंदोलन में कूद गई। फूलन देवी ने खुद कहा था कि जो जात पात को मानते हैं वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को कीड़ों और मकोड़ों की तरह समझते हैं। मैंने भी उनको बता दिया है कि हम इंसान हैं और हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हें पलटकर जवाब जरूर देंगे। सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने का मन बनाया तो देर ना करते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा का टिकट थमा दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर सीट पर जीतकर फूलन देवी सदन का हिस्सा बन गई। एक बार नहीं बल्कि 2 बार फूलन देवी जीतकर सदन पहुंची। वीरांगना फूलन देवी का 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। देखते ही देखते फूलन गरीब, असहाय समाज व महिलाओं की चहेती बन गई। किंतु कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा है। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ इसे नरसंहार के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को जिसने छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ के पल्ले बांध दिया था, उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा था, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रहा, या फिर खुद फूलन को। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर यह खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।